Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and yes you are enjoying these sessions on Code on Wages 2019. This is session 6 and today we are going to start payment of wages. Chapter 3 payment of wages. तो आज हम करने वाले हैं section 15, section 16, hope so 17, 18, 19. Let's see कहाँ तक होता है. छोटा सा recap देखते हैं. इससे पहले आ चुके हैं सेशंस कहाँ तक. 5 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. सबसे पहले सेशन 1 था जहाँ पे हमने देखा था इंट्रो, देन था सेशन 2 जहाँ पे हमने क्या देखा था चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी जिसकी डेफिनेशन स्टार्ट की थी. सेक्शन 3 में हमने देखी थी डेफिनेशन फ्रॉम के टू एक्स. उसके बाद सेशन 4 में चैप्टर 1 में हमने डेफिनेशंस देखी थी वाई टू जेड और सेक्शन 3 एंड 4 एंड लास्ट सेशन था हमारा सेशन 5 जिसमें हमने देखा था सेक्शन 5 टू 14. तो यहाँ तक हो गया हमारा और आज हम करने वाले हैं डिस्कस सेक्शन 15. अगर आप देख रहे हैं ये सेशन रेडी टू गेट अपडेट पे तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मेंबरशिप ले सकते हैं. यहाँ पे सेशंस मिलेंगे आपको मेंबरशिप के बाद, ये कोड ऑन वेजेस. अदरवाइज अगर आप ले रहे हो, अगर आप देख रहे हो रेडी टू गो स्किल पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे ही सेशंस. इसी के साथ साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप है, उसे चेक कर सकते हैं, वो ऐसे ही मिल जाएगी आपको. मिनिमम वेजेस एक्ट उसमें कंप्लीट हो चुका है 6 सेशंस में. उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जिसका एक सेशन भी हो चुका है, राइट. सो चलिए आप चेक कर सकते हैं सारे सेशंस पिन कमेंट से और मुझे बताएं हेल्पफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15 मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस. चलिए, ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेजेस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय और बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड. क्या कह रहे हैं, कैसे हमें पे करना है वेजेस, इसके बारे में बता रहे हैं. तो सारे वेजेस कैसे पे होंगे, या तो करंट कॉइन में होंगे या करेंसी नोट्स में होंगे या चेक में होंगे या क्रेडिट होंगे वेजेस बैंक अकाउंट में ऑफ द एम्प्लॉय और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. देखिए नॉर्मली आजकल यही होता है कि क्रेडिट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारे फॉर्म बता दिए हैं. नॉर्मली आजकल यही होता है कि बैंक अकाउंट एम्प्लॉय का ओपन हो जाता है और वहां पर डिजिटली वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है. तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया है. प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर ऑफ विच शैल पे to every person employed in such industrial or other establishment the wages only by check or by crediting the wages in his bank account. देखिए ऊपर हमें मोड बताए गए कि आप कॉइन में कर सकते हो, करेंसी नोट्स में, चेक में, क्रेडिट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हो. 5 वेज बता दिए. यहाँ पे नीचे प्रोवाइडेड में कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ना नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर सकती है कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉयर हैं वो पे कर सकते हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट में, अपने इंडस्ट्रियल में वेजेस किसके थ्रू, चेक के थ्रू या फिर क्रेडिट करके वेजेस इन द बैंक अकाउंट, ठीक है. तो ये इन्होंने एक प्रोसेस बता दिया, एक प्रोसीजर बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है. ऊपर हमने 5 वेज बताए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन से ऐसा हो सकता है कि आप चेक या क्रेडिट कर दें वो वेजेस, चेक से पेमेंट कर दें या फिर क्रेडिट कर दें. नेक्स्ट आता है सेक्शन 16. देखिए सारे जो सेशंस हैं वहां पे मैं ये बेयर एक्ट ही बता रही हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में. इसके बाद आपको बेयर एक्ट पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके. सो सेशन जरूर पूरा देखें. फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड. Section 16 fixation of wage period. The employer shall fix the wage period for employees either as daily or weekly or fortnightly or monthly subject to the condition that no wage period in respect of any employee shall be more than a month. अब इसमें क्या कह रहे हैं, वेज पीरियड आप कितना फिक्स कर सकते हो. तो एम्प्लॉयर कितना फिक्स कर सकता है, डेली भी कर सकता है कि भाई डेली पेमेंट कर देता है, वीकली कर सकते हैं, वीकली कर देते हैं, फोर्टनाइटली कर देते हैं 15 डेज में, मंथली कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन. लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि ऐसा ना हो, मतलब एम्प्लॉयर अपनी विल से कोई भी पीरियड फिक्स कर सकता है इसमें से कि डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. सब्जेक्ट टू ये लगा दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1 महीने से ज्यादा हो गया कि भाई आप 1.25 महीने में पेमेंट करने लगे, 2 महीने में पेमेंट करने लगे. नहीं, 1 महीने में तो आपको पेमेंट करना ही, 1 महीने तक का तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप डेली करो, वीकली करो, फोर्टनाइटली करो, कैसे करो, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट वेज पीरियड्स मे बी फिक्स फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स. यस, आप ये कर सकते हो कि भाई डिफरेंट वेज पीरियड्स आपने पीरियड कर दिए, किसी के लिए आपने कर दिए डेली, किसी के लिए कर दिए मंथली, किसी के लिए फोर्टनाइटली. ऐसा नहीं है कि सभी एस्टेब्लिशमेंट के सेम ही वेज पीरियड होंगे, ठीक है. नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. सेक्शन 17 टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. द एम्प्लॉयर शैल पे और कॉस्ट टू बी पेड वेजेस टू द एम्प्लॉइज एंगेज्ड ऑन. यहाँ पे क्या बात हो रही है, टाइम लिमिट. भाई टाइम कब तक आपको पे कर देना है, तो एम्प्लॉयर शैल पे और कॉस्ट टू बी पेड वेजेस टू द एम्प्लॉइज एंगेज्ड ऑन डेली बेसिस एट द एंड ऑफ द शिफ्ट. देखो हमने ऊपर बताया कि आप वेज पीरियड कैसे ही फिक्स कर सकते हो. सेक्शन 16 में आपको पता चला कि आपने अलग अलग वेज पीरियड आप फिक्स कर सकते हो, डेली कर सकते हो. तो अब यहाँ पे ये बता दिया कि अगर आपने डेली का वेज पीरियड फिक्स करा है तो पेमेंट कब करना है, उसके लिए टाइम लिमिट कब है. तो डेली का है अगर, तो डेली बेसिस में, मतलब एट द एंड ऑफ द शिफ्ट. आज सुबह से आपकी जैसे 9 से लेके 7 की शिफ्ट थी, 9 से लेके 5 की शिफ्ट थी, 6 की शिफ्ट थी, ओके, जो भी शिफ्ट थी,
9 से 4 की शिफ्ट थी, जो भी शिफ्ट थी, उसके बाद आप एट द एंड ऑफ द शिफ्ट 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप उसे पे कर दोगे। ठीक है, चलिए वीकली बेसिस है तो ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, दैट इज टू से बिफोर द वीकली हॉलीडे। अगर आप वीकली कर रहे हो मतलब 1 to 6, मतलब मंडे टू सैटरडे आपने बुलाते हो एम्प्लॉय, मतलब मंडे टू सैटरडे उसका वीक होता है एक, तो जो सैटरडे है उस दिन आप उसे पे कर दो। ऐसा ना हो कि संडे के बाद आप मंडे में पे कर रहे हो। ठीक है, वीकली है तो वीक के एंड में आप उसे कर दो पे। नेक्स्ट इज फोर्टनाइटली बेसिस है तो बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट। अब है फोर्टनाइटली बेसिस बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, फोर्टनाइटली बेसिस में अभी तक हमने देखा डेली बेसिस में एंड ऑफ द शिफ्ट पे कर दिया, वीकली बेसिस में लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक में कर दिया, फोर्टनाइटली नॉर्मली 15 डेज। तो यहाँ पे आपको कब पे करना है, बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मेरी एंड हो गई, उसके 2 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कर देना है। ठीक है, मेरी फोर्टनाइट, मेरा 15 डे का जो पीरियड है वो एंड हो गया, उसके विद इन 2 डेज मुझे इन्हें पेमेंट कर देना है एम्प्लॉइज को। मंथली बेसिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अब मंथली है, जैसे हमने पूरे मंथ का पे करना है। मंथ कैसे हो गया, जैसे मेरा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 7th मई से पहले मुझे पे करना है। मस्ट बी पेड बाय द 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के 7 डेज में से पहले मुझे पे करना है। ओके, बहुत सिंपल है ये। Where an employee has been removed or dismissed from service or retrenched or has resigned from service or became unemployed due to closure of the establishment, the wages payable to him shall be paid within 2 working days of his removal, dismissal, retrenchment or as the case may be his resignation। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय को रिमूव किया गया है, डिसमिस किया गया है फ्रॉम सर्विस से, क्योंकि आपने अचानक से कर दिया, रिट्रेंच कर दिया या फिर उसने रिजाइन करा फ्रॉम सर्विस से और वो अनएम्प्लॉयड हो गया, क्यों, क्योंकि स्टेब्लिशमेंट ही बंद हो गई, तो द वेजेस पेबल टू हिम शैल बी पेड, जो उसे पेबल बनते हैं वेजेस, वो कब तक आपको पे करने हैं, विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ हिज रिमूवल, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और एज द केस में बी हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विद इन 2 वर्किंग डेज ये पे करना है। 2 वर्किंग डेज इन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि हो सकता है, देखो फ्राइडे उसने रिजाइन कर दिया या उसको रिमूव कर दिया गया, तो 2 वर्किंग डेज आप देखोगे, अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो सैटरडे संडे को आप नहीं गिन रहे हो, आप नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे गिने जाएंगे, तो विद इन 2 वर्किंग डेज मतलब ट्यूसडे तक पे कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। 1 और 2 में कुछ भी लिखा हो, मतलब टाइम लिमिट जो ऊपर बताई गई है और नीचे बताया गया है कि भाई कब तक पे कर दो, ठीक है ना, उसमें द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रोवाइड एनी अदर टाइम लिमिट, कोई और टाइम लिमिट प्रोवाइड कर सकती है फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस वेयर इट कंसिडर्स रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द वेजेस आर टू बी पेड। ठीक है, अगर उन्हें लगता है तो वहां पे कुछ और टाइम लिमिट बता सकती हैं। ठीक है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, एक और आ गया क्लॉज, shall affect any time limit for payment of wages provided in any other law for the time being in force। क्या कह रहे हैं, नथिंग कंटेंट, ऊपर चाहे सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कुछ भी लिखा हो, shall affect any time limit, वो इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी टाइम लिमिट को जो कि वेजेस पेमेंट की है किसी और अदर लॉ में फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब कोई और लॉ के हिसाब से कोई और टाइम लिमिट है अगर, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ये नहीं है कि ऊपर वाली एप्लीकेबल होगी। ठीक है, मतलब स्पेशल केसेस अगर कुछ हैं, डिफाइन हुए हैं उस वक्त किसी और लॉ में या पता है, तो भाई वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, ऊपर वाला कुछ नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 18, डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, there shall be no deductions from the wages of the employee except those as are authorized under this code, notwithstanding anything contained। notwithstanding कुछ भी लिखा हुआ हो अदर लॉ में जो कि टाइम बीइंग इन फोर्स में हो, यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस नहीं होंगी एम्प्लॉय की वेजेस में से, एक्सेप्ट जो कि हमने ऑथराइज करी हैं इस कोड में, जो हम बता रहे हैं सिर्फ वही डिडक्शंस आप वेजेस में से डिडक्ट कर सकते हो और कुछ नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दोगे। हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप में, वहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहला रीजन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का यही है कि टाइमली पे हो और अनऑथराइज्ड डिडक्शंस ना हो। तो ये वही बात हो रही है कि आप अनऑथराइज्ड कुछ भी डिडक्ट नहीं कर सकते हो, जो इस कोड में बताया सिर्फ वही चीजें आप डिडक्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ द सबसेक्शन। सबसे पहले क्लॉज है, एनी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिडक्शन फ्रॉम हिज
वेजेस। अगर एम्प्लॉयर या उसके एजेंट को कोई अमाउंट पे कर रहा है तो हम उसे वेजेस में से डिडक्शन मानेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कहीं और से उसने पेमेंट कर दिया किसी चीज़ का तो ऑब्वियसली वो वेजेस में से डिडक्शन ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सीक्रेटली यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप अमाउंट सेपरेटली सीक्रेटली पे कर दो और वो फिर वेजेस में से डिडक्शन ही माना जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एनी लॉस ऑफ वेजेस टू एन एम्प्लॉय फॉर अ गुड एंड सफिशिएंट कॉज रिजल्टिंग फ्रॉम, किस चीज से कोई लॉस ऑफ वेजेस हुआ है जिसे आप सही बता रहे हो, वो किस वजह से हुआ है? द विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन इंक्लूडिंग द स्टॉपेज ऑफ एन इंक्रीमेंट। आपने विदहोल्ड कर दिया है इंक्रीमेंट या प्रमोशन और जिससे आपने स्टॉप कर दिया है उनका इंक्रीमेंट। और द रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल, आपने क्या करा, आपने रिडक्शन कर दिया कि जिससे ज्यादा पे ना करना पड़े, और द सस्पेंशन, आपने सस्पेंड ही कर दिया, पेमेंट ही ना करना पड़े, ठीक है ना। तो ये सब चीजें वही आएंगी क्या आप लॉस ऑफ वेजेस हैं ये। शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस इन अ केस वेयर द प्रोविजंस मेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर सच पर्पसेस आर सैटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ये वाली चीजें डिडक्शन नहीं मानी जाएंगी। शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस कब नहीं मानी जाएंगी, तब नहीं मानी जाएंगी जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी और वो नोटिफिकेशन में इसे मेंशन करेगी कि भाई चलो ये चीजें नहीं हैं, ठीक है, ये चीजें वेजेस का पार्ट नहीं है, ये डिडक्शन नहीं मानी जाएंगी वेजेस में से। ओके, तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 पे। तो ये सारी चीजें जो ऊपर थी अभी ये सबसेक्शन 1 में का पार्ट थी, मतलब 18th में डिडक्शंस व्हिच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस। सबसेक्शन 1 में हम ये बात कर रहे थे। अब जो सबसेक्शन 2 में हम बात करेंगे वो इससे सेपरेट होगी। Deductions from wages of an employee shall be made in accordance with the provisions of this code and may be made only for the following purposes, namely डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉई शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। जो भी डिडक्शंस हम एम्प्लॉई के वेजेस से करेंगे वो किस हिसाब से होंगी, जो हमारे इस कोड में मेंशन है। एंड मे बी मेड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, नेमली, मतलब सिंपल ये है कि ये डिडक्शंस आप कर सकते हो। कौन सी? फाइन्स इम्पोज्ड ऑन हिम, कोई फाइन करे गए हैं वो उसकी वेजेस में से घटाए जाएंगे। डिडक्शंस फॉर हिज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ऑब्वियसली अगर वो एब्सेंट थे तो वो डिडक्ट होंगे। डिडक्शंस फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स expressly entrusted to the employee for custody or loss of money for which he is required to account where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default। भाई रिडक्शन किस चीज की? डैमेज की या लॉस ऑफ गुड्स की जो उसी के पास थे कस्टडी में, या फिर लॉस ऑफ मनी फॉर विच ही इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट। ऐसा कोई मनी जिसके लिए उसे ही अकाउंट लिखने थे, उसको ध्यान रखना था उस अमाउंट का, और वो लॉस हो गया। वेयर सच डैमेज और लॉस, जहां पे वो डैमेज और लॉस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल था, किस वजह से? उसकी नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट पे। मतलब सिंपल है, देखिए क्या इसमें कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं वो डिडक्शंस, उस चीज की डिडक्शंस जो कि डैमेज हो गया या लॉस ऑफ गुड्स हो गया, मनी का लॉस हो गया जो कि उसकी कस्टडी में था और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, उसे ध्यान रखना था उसका, और वो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, उसके डिफॉल्ट की वजह से हुआ, ऐसी कोई भी अमाउंट हम डिडक्ट जरूर करेंगे क्योंकि वो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, वो रिस्पॉन्सिबल था उन गुड्स के लिए, उन मनी के लिए जो उसकी कस्टडी में थे, ठीक है, जो उसके पास थे, और कोई भी ऐसा डैमेज, कोई भी ऐसा लॉस जो हुआ। चलिए नेक्स्ट, डिडक्शंस फॉर हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर और बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी हाउसिंग बोर्ड सेट अप अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स वेदर द गवर्नमेंट और सच बोर्ड is the employer or not, or any other authority engaged in the business of subsidizing house accommodation which may be specified in this behalf by appropriate government by notification। क्या कह रहे हैं? कोई भी ऐसी डिडक्शन आपको करनी है हाउस अकोमोडेशन की जो एम्प्लॉयर ने उसको दिया है, मतलब हाउस अकोमोडेशन के लिए कोई अमाउंट दिया है, वो अगर एम्प्लॉयर ने दिया है या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उन्होंने दिया है, हाउसिंग बोर्ड है जो कि सेटअप हुआ है वहां से मिला है, मतलब कहीं से भी आपको ये अकोमोडेशन मिली है, इसका जो पेमेंट बनता है उसका जो डिडक्शन है वो आप कर सकते हो यहाँ से। और एनी अदर अथॉरिटी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सब्सिडाइजिंग हाउस, जो सब्सिडाइज रेट पे हाउस अकोमोडेशन देती है जिसका मेंशन होगा गवर्नमेंट से, ठीक है। तो बेसिकली हाउस अकोमोडेशन के लिए जो ये अमाउंट है ये डिडक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर सच एमिनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर as appropriate government or any officer specified by it in this behalf may by general or special order authorize, and such deduction shall not exceed an amount equivalent to the value of such amenities and services। amenities और services के रिगार्डिंग इसमें डिडक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मतलब क्या है
यहाँ पे ये मतलब है कि एम्प्लॉयर्स कैन डिडक्ट मनी, वो डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज वेजेस फॉर एमिनिटीज और सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड करी हैं। लाइक आप कह सकते हो कि हाउसिंग है, मील्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कन्वेंस है, इस तरह की चीज़ें आप वो मनी डिडक्ट कर सकते हो एमिनिटीज और सर्विसेज का। बट ये जो डिडक्शन है ये तभी अलाउ होंगी जब ये ऑथराइज्ड होंगी गवर्नमेंट से, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, ईदर या तो जनरल रूल से या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर से। और डिडक्शन की जो अमाउंट है ना वो मोर देन नहीं हो सकती एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सर्विस एंड एमिनिटी। ठीक है, अब क्या मतलब है, चलो इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब 1500 पर मंथ की हैं जो ये आप देते हो एमिनिटीज और सर्विसेज। ठीक है, कंपनी जो दे रही है वो 1500 पर मंथ की है, तो एम्प्लॉयर 1500 या फिर उससे कम ही डिडक्ट कर सकता है सैलरी में से। ऐसा नहीं है कि वो 2000 कर लेगा कि मैं दे तो 1500 की रहा हूँ, एक्चुअल तो 1500 है और मैंने डिडक्ट कर ली 2000, ऐसी कर ली। ठीक है, हाँ, और वो भी तब होगा जब ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगी, ऑथराइज्ड होगी इस तरीके की डिडक्शन बाय स्पेसिफिक और जनरल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज एफ, डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ, किस चीज की डिडक्शंस, रिकवरी ऑफ एडवांसेस ऑफ वट एवर नेचर, like advances for traveling conveyance or conveyance allowance and the interest due in respect thereof for adjustment of overpayment of wages, ये आप डिडक्ट कर सकते हो। loans made from any fund constituted for the welfare of labor as may be prescribed by the appropriate government and the interest ड्यू इन रिस्पेक्ट, ये दोनों तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। फर्स्ट इज एडवांसेस ऑफ वट एवर नेचर, या तो हैं वो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए हैं, कन्वेंस के लिए हैं, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है कुछ भी इंटरेस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, या फिर कोई एडजस्टमेंट है ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, ये चीज़ें आप डिडक्ट कर सकते हो इनकी रिकवरी जो आपने की है। लोन्स मेड एनी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ खास समझाने के लिए है नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट इज डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग और अदर पर्पसेस अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। कोई भी ऐसे लोन्स ग्रांट करे हैं हाउस बिल्डिंग के लिए या अदर पर्पस के लिए, वो अप्रूव होने चाहिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, वो डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी लेवी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड पेबल बाय द एम्प्लॉय, और डिडक्शंस रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अदर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक सच ऑर्डर। ऐसे कोई भी डिडक्शंस इनकम टैक्स लॉ वाले और ये ऑर्डर ऑफ कोर्ट वाले आप कर लोगे डिडक्ट। डिडक्शंस फॉर सब्सक्रिप्शन to or for repayment of advances from any social security fund or scheme constituted by law including PF, pension, health insurance और fund known by any other name। ये जो deductions हैं ये आप कर सकते हो for subscription to और repayment of advances, अगर आपने इस पे लिए हुए हैं किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे आपने कोई एडवांस वगैरह और वो सब लिया हुआ है। डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इम्पोज, यहाँ पे फिर वही पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई पेमेंट है वहाँ पे आप ये डिडक्शंस कर सकते हो। ये अगेन जो कंडीशंस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इम्पोज की होंगी उसके अकॉर्डिंग। डिडक्शंस मेड with the written authorization of the employee for payment of the fees and contribution payable by him for the membership of any trade union registered under this written authorization में एम्प्लॉय ने दिया हुआ है ये, और पेमेंट ऑफ फीस है या कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि उसका मेंबरशिप में जाता है ट्रेड यूनियन का, रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियंस एक्ट, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड by the railway administration on account of acceptance by the employee of counterfeit or base coins or mutilated or forged currency notes, ये भी अगर कोई recovery of losses हैं तो ये कर सकते हैं। Deductions for recovery of losses sustained by the railway administration on account of failure of employee to invoice, bill, to collect or to account for appropriate charges due to railway administration whether in respect of fares, freight, demurrage, wharfage and cranage or in respect of sale of food in catering establishments or in respect of commodities in grain shops or otherwise। okay, ये specific cases हैं, आप अगर इस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं तो इस टाइप की चीज़ें आपके आसपास आती होंगी और ये एक्सपेंसेस इस तरह के आते होंगे। देखिए एक नॉर्मल आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ से रेलवे वगैरह का कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ ये आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट में काम करेंगे जो इस प्रोफाइल से रिलेटेड हैं, बट जब आप रेलवे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट में काम करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह के एक्सपेंसेस आएंगे, ये उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट इज एन, डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी रिबेट्स और रिफंड्स इनकरेक्टली ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉय विद सच लॉसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। यहाँ पे कोई रिबेट्स और रिफंड्स हैं जो कि इनकरेक्टली ग्रांट हो गए हैं एम्प्लॉय को, और यहाँ के जो ये लॉस वगैरह हैं उसकी नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट की वजह से हुए हैं, ये आप नोटिस करिएगा। नॉर्मल ये जो सारे डिडक्शंस हैं या तो ये वो हैं जो हमने एडवांटेजेस दी,
या फिर वो हैं जो कि उसके फॉल्ट हुए, वो ही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिडक्शंस मेड विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉई फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और टू सच अदर फंड एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। रिटन ऑथराइजेशन से एम्प्लॉय की किसी भी कॉन्ट्रीब्यूशन में आप खुद से कह रहे हो, बता रहे हो कि भाई फंड ट्रांसफर करना है, तो वो ऑब्वियसली डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज नॉट विद स्पेसिफिकली इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करी है और टू सच अदर फंड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सबसेक्शन 3, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, कुछ भी लिखा हुआ हो इस कोड में एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस व्हिच मे बी मेड अंडर सबसेक्शन 2 में देखिए कितनी सारी डिडक्शंस हैं। ये जो टोटल अमाउंट बैठता है इन एनी वेज पीरियड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ सच वेजेस। उसकी जो टोटल वेजेस हैं उसके 50% से ज़्यादा अगर आपके ये डिडक्शंस ही बैठ रहे हैं तो आप वो डिडक्ट नहीं करोगे, सिर्फ 50% ही डिडक्ट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 सैलरी, अगेन इमोशनल ना हो, एग्जाम्पल है 10,000 सैलरी है और ये जो डिडक्शंस है ये आ गई 7,500 की, तो 7,500 आप डिडक्ट नहीं करोगे, ये तो 50% से ही ज़्यादा हो गई ना। उसका 50% 5,000 बैठता है, तो इतना डिडक्ट नहीं करोगे कि उसके हाथ में सिर्फ 2,500 रुपये आए, नहीं। यहाँ पे आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, 5,000 मैक्स लिमिट है कि 5,000 से ज़्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते उसकी सैलरी, चाहे ऊपर कितने डिडक्शन आ रहे हो, ठीक है। उसे चाहे आप ट्रांसफर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, उसको फिर कभी कर लो, आप अपने पास नोट में रख लो, जैसे कहते हैं ना पोस्टपोन्ड हो गया है, आगे ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो गया है, आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन किसी एक वेज पीरियड में 50% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते उसकी जितनी टोटल वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, where the total deductions authorized under subsection 2 exceed 50% of the wages, the access may be recovered in such manner as may be prescribed। देखिए मैंने आपको बोल दिया कैरी फॉरवर्ड कर दो, पोस्टपोन कर दो, ये कर दो, वहाँ पे जो भी वे प्रिस्क्राइब्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये जो एक्सेस डिडक्शन है वो कर लोगे, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल था कि आप मतलब उसे रख लो, आगे फॉरवर्ड कर लो, ये कर लो, लेकिन वहाँ पे जो मैनर एक्चुअली बताया जाएगा कि भाई इसे हमें कैसे रिकवर करना है वो ही होगा, वो ऑब्वियसली यही होता है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर लो या जैसे भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 5, where any deduction is made by the employer from the wages of an employee under this section but not deposited in the account of the trust or government fund or any other account as required under the provisions of the law for the time being in force, such employee shall not be held responsible for such default of the employer। अब ये क्या होता है कि ये जो अमाउंट हम करते हैं ना, डिडक्ट होता है, कोई भी डिडक्शन होती है यहाँ से जो कि डिपॉजिट होनी होती है, पीएफ की है, पेंशन फंड की है, ईएसआई की है, ये अमाउंट जो है किसी गवर्नमेंट फंड में, ट्रस्ट में डिपॉजिट होनी होती है, ठीक है। पीएफ अकाउंट में भी हमने पढ़ा था, पीएफ एक्ट में हमने पढ़ा था और ईएसआई एक्ट में भी हम पढ़ेंगे, तो ये डिपॉजिट होनी होती है। तो अगर ये एम्प्लॉयर ने नहीं करी है, ठीक है ना, तो अगर एम्प्लॉयर से डिफॉल्ट हो गया, एम्प्लॉयर ये नहीं डिपॉजिट कर पाया, तो एम्प्लॉई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो आप डिडक्ट कर करके अपने पास रख रहे हो, मैं कहाँ से डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। तो ये काम एम्प्लॉयर का है, तो ये काम ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। तो एम्प्लॉई इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, आपको डिडक्ट करना है और आपको सब एम्प्लॉयज़ का डिपॉजिट करवाना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 19 फाइन्स। Subsection 1. No fine shall be imposed on any employee save in respect of those acts and omissions on his part as the employer with the previous approval of the appropriate government or of such authority as may be prescribed may have specified by notice under subsection 2। तो यहाँ पे किस फाइन की बात हो रही है? देखिए आपको ध्यान होगा अभी हमने पीछे सेक्शन 18 में देखा था, सबसेक्शन 2 में जहाँ पे था फाइन्स इम्पोज्ड ऑन हिम, जाके आप इसे चेक कर सकते हैं, फाइन्स इम्पोज्ड ऑन हिम। तो यहाँ पे हमने फाइन को प्रॉपरली बताया है कि कौन से फाइन, ऐसा नहीं है कि किसी भी नाम पे आप कोई डिडक्शन करो और उसे बोल दो ये तो फाइन है, ये तो फाइन है, नहीं। एम्प्लॉयर कैन नॉट जस्ट फाइन एन एम्प्लॉय फॉर एनीथिंग दे वांट, कि कुछ भी है उसके लिए आपने उसे फाइन दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइन कब इम्पोज हो सकता है? सिर्फ तभी हो सकता है जब एक एम्प्लॉय कुछ ऐसा कर रहा है या फिर उसने ऐसा कुछ नहीं करा जो एक्ट या ओमिशन है, मतलब एम्प्लॉय डज समथिंग रॉन्ग और फेल्स टू डू समथिंग रिक्वायर्ड, जो कि उसे करना था, वो क्या है, एक्ट है या कोई ऐसा ओमिशन है, तब आप उसे फाइन कर सकते हो। वो जो एक्ट और ओमिशन है जो आप कह रहे हो कि भाई उसे ऐसा करना था या नहीं करना था, वो है, वो क्लियरली लिस्टेड होना चाहिए नोटिस में, मतलब एक रूल बुक होनी चाहिए, कोई डिस्प्लेड लिस्ट होनी चाहिए कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप ये कहोगे नहीं नहीं ये भी था प्रोविजंस में और हमने ये वैसे ही बता दिया था और आपको ये नहीं करना था, तो अब आप पे फाइन लग गया। वो ऑलरेडी रूल बुक में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, डिस्प्लेड लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप वो उसे कहोगे कि वो एक्ट है या फिर वो ओमिशन है।
उसने ऐसा कुछ किया है जो उसे नहीं करना था, या फिर जो करना था वो उसने नहीं किया। ठीक है, सिंपल ये फाइन का कंसेप्ट है कि आप फाइन ऐसे ही एम्प्लॉय पे नहीं लगा सकते, ऑलरेडी पहले से चीजें मेंशन होंगी, उन्हीं चीजों पे फाइन लगेगा। द लिस्ट ऑफ पनिशेबल एक्ट्स मस्ट बी अप्रूव्ड। अब ये जो पनिशेबल एक्ट्स है ना, ये अप्रूव होने चाहिए एडवांस में गवर्नमेंट से, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से या फिर किसी ऑथराइज्ड बॉडी से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अपने मन से लगाई और इस पे फाइन है जी, ये पनिशेबल एक्ट है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है फर्स्ट में। सेकेंड, सबसेक्शन 2, a notice specifying such acts and omissions shall be exhibited in such manner as may be prescribed on the premises in which the employment is carried on। क्या कह रहे हैं, नोटिस जो कि स्पेसिफाई कर रहा है एक्ट्स और ओमिशंस, वो एग्जिबिट होना चाहिए। वही मैंने कहा कि वो ऑलरेडी पता होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया जाए ऑन द प्रीमाइसेस इन विच द एम्प्लॉयमेंट इज कैरिड ऑन। जहां पर एम्प्लॉयमेंट होता है वहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हेड ऑफिस में लिखी हुई है ये रूल बुक, ब्रांच में हो रहा है, आपने फाइन लगा दिया, एम्प्लॉय को कुछ पता ही नहीं कि भाई मुझे तो रूल्स पता ही नहीं। उस जहां पे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वहां पे वो रूल बुक होनी चाहिए, वो डिस्प्लेड लिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये एक्ट्स और ओमिशंस हैं, ये नहीं करने हैं, ये करने हैं। ठीक है, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय अंटिल सच एम्प्लॉय हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द फाइन और अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स। मतलब सिंपल सी बात है भाई, आप उसे शो कॉज दोगे, आप उसे अपॉर्चुनिटी दोगे कि हाँ भाई वो भी बताए, अपना पक्ष रखे। ठीक है, नेक्स्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज्ड इन एनी वन वेज पीरियड ऑन any employee shall not exceed an amount equal to 3% of the wages payable to him in respect of that wage period। क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो कितना नहीं होना चाहिए किसी भी एक वेज पीरियड की। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि वेज पीरियड हमारा डेली था, वीकली था, फोर्टनाइट था, मंथली था, किसी भी एक वेज पीरियड में जो हमारा फाइन का अमाउंट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। किससे, अमाउंट इक्वल टू 3% ऑफ द वेजेस पेबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेज पीरियड। मतलब कि 100 रुपीज आप पे कर रहे हो, उसका 3% आ गया, मतलब ऑब्वियसली 10,000 आप पे कर रहे हो, उसका 3% आपने निकाल लिया, उतना अमाउंट 3% कितना होगा, 300 रुपये। तो 300 रुपये जो अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वो अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। आप कोई भी एम्प्लॉय जो कि 15 ईयर्स से कम का है उस पर आप कोई भी फाइन नहीं इम्पोज करेंगे। नेक्स्ट, नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 days फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज्ड। 90 days का क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्कस, नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 days। इंस्टॉलमेंट्स में आप कोई भी फाइन नहीं लोगे, फाइन की अमाउंट ही इतनी कम है, पहली बात तो नहीं लोगे आप, और 90 days के विद इन आपको ले लेना है, ऐसा नहीं है, और विद इन 90 days आपको लेना है, ऐसा नहीं है 90 days की एक्सपायरी के बाद आप अपनी राइट खो देते हैं, एम्प्लॉयर राइट खो देता है किसी भी फाइन को लेने की। ठीक है, एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ द एक्ट और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज इम्पोज्ड। अब इसमें क्या है, देखिए फाइन जो है वो कंसिडर किया जाएगा इफेक्टिव फ्रॉम द डे द रॉन्ग डूइंग हैपेंड, जब वो एक्ट या ओमिशन हुआ उसी से ही, और तब से नहीं माना जाएगा कि जब वो डे अनाउंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 90 डे रिकवरी लिमिट जो है, जो 90 डे की टाइम पीरियड है वो हम ट्रैक करेंगे, मतलब जिस दिन वो हुआ, जिस दिन वो एक्ट हुआ वहीं से 90 डेज शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि भाई डिसाइड आपने 1 महीने बाद करा तो भी वो 1 महीना निकल चुका होगा, मतलब आपने 30 डेज बाद डिसाइड करा कि हाँ भाई सच में ये हुआ है एक्ट और ओमिशन और इसे फाइन देना है, तो वो 90 डेज में से ना 30 डेज निकल चुके होंगे, आपके पास सिर्फ 60 डेज बचे होंगे फाइन को रिकवर करने में। तो जब एक्ट हुआ है वहीं से 90 डेज का पीरियड ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से 90 डेज की जो रिकवरी लिमिट है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं। ऑल फाइन्स एंड ऑल रियलाइजेशंस देयरऑफ शैल बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर टू बी केप्ट इन सच मैनर एंड फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑल सच रियलाइजेशंस shall be applied only to such purposes beneficial to the persons employed in the establishment as are approved by the prescribed authority। जितने भी ये फाइन और रियलाइजेशंस हैं इनका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन होगा, फॉर्मेट जो है वो डिसाइड होगा बाय गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब होगा। मनी जो ये हम कलेक्ट कर रहे हैं फाइन्स के, ये जो है ये यहाँ पे एम्प्लॉयर के अपने पर्सनल या बिजनेस यूज में नहीं यूज होगा, ऑब्वियसली ये एम्प्लॉयज़ के बेनिफिशियल के लिए यूज होगा। ये जो अमाउंट है ये हम एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, जैसे कि कोई भी वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, स्टाफ फैसिलिटीज हैं। पर्पस जो है यहाँ पे वो भी ऑब्वियसली अप्रूव्ड होगा बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब किस पर्पस के लिए आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए दिस इज ऑल फॉर द डे। आज हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, आज हमने कंप्लीट कर लिया 15, 16, 17, 18 और 19। इसके बाद इन द नेक्स्ट सेशन
20th करेंगे हम, जो कि है डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। 21 है डिडक्शंस फॉर डैमेज और लॉस। यहाँ पे देखिए एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी क्या है ये पता चलेगा, डैमेज और लॉस क्या है, डिडक्शंस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड क्या है, नेक्स्ट रिकवरी ऑफ एडवांसेस, रिकवरी ऑफ लोन्स, और चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। देखिए ये आगे के जो सेशंस है ना, जैसे जब हमने फाइन डिस्कस किया, ये वही हैं जो सब सेक्शन 2 में डिस्कस हुए हैं। सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 में हमने कई सारी चीजें डिडक्शन की, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, फाइन्स, ये सब लगा दिए। अब इन्हें ही अलग से सेक्शंस में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअल में एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी क्या होती है, डैमेज क्या होता है, ये सारी चीजें अलग से हमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट में होपफुली सेक्शन 25 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम फिर पेमेंट ऑफ बोनस स्टार्ट करेंगे। आई होप सो ये हेल्पफुल हो रहे हैं, सेशंस हेल्पफुल हो रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और इजी लग रहे हैं, सिंपल लग रहे हैं या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।